नमस्कार। आज हमारे पास डैनियल प्रीस्ली की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, एंटरप्रेन्योर रेवोल्यूशन। और इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आया। क्या आज के दौर में नौकरी का जो आइडिया है वो ही पुराना हो चुका है? ये सवाल आज बहुत से लोग पूछ रहे हैं और प्रीस्ली का जवाब तो एक तरह से हाँ ही है। उनकी किताब का सार ये है कि हम एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। अच्छा। जैसे कभी खेती के युग से औद्योगिक युग आया था, वैसे ही अब हम औद्योगिक युग से निकलकर एक नए उद्यमिता के युग में कदम रख चुके हैं। और ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो पूरी तरह से खेल के नियमों को ही बदल रहा। बिल्कुल। पहले अगर आपको कुछ बड़ा करना था तो आपको फैक्ट्री चाहिए थी, बहुत सारा पैसा, मशीनें। हाँ, मतलब ताकत कुछ ही लोगों के हाथ में थी। बिल्कुल। उस दौर में संपत्ति का मतलब था भौतिक चीजें। लेकिन आज तो सब कुछ अलग है। आज सबसे बड़ी संपत्ति आपके दिमाग में है। एक अच्छा आइडिया, एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन। इससे आप पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। सही बात है। प्रीस्ली कहते हैं कि सत्ता अब बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के हाथ से निकलकर हम जैसे आम लोगों यानी व्यक्तियों के हाथ में आ रही है। यही इस क्रांति का असली मतलब है। यहीं पे बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या साधनों का बदलाव नहीं है, ये सोच का, मानसिकता का बदलाव है। हाँ। औद्योगिक युग की जो पूरी व्यवस्था थी वो तो कर्मचारियों को बनाने के लिए डिजाइन की गई थी। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी नौकरी पकड़ो, बस। और निर्देशों का पालन करो। हाँ। और उस सिस्टम में एक सुरक्षा थी, एक तय रास्ता था। लेकिन उद्यमिता का युग एक अलग तरह की सोच मांगता है। क्या फर्क है दोनों में? देखिए, कर्मचारी मानसिकता कहती है मुझे बताओ मुझे क्या करना है और मैं वो कर दूंगा। हाँ। जबकि उद्यमी मानसिकता पूछती है यहां पर क्या समस्या है जिसे मैं हल कर सकता हूं, मैं वैल्यू कैसे बना सकता हूं। मतलब सोच में ही जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। एक सुरक्षा खोजता है, दूसरा अवसर। और प्रीस्ली का एक तर्क मुझे बहुत मजबूत लगा। कौन सा? कि दुनिया अब सिर्फ कड़ी मेहनत को उतना महत्व नहीं देती जितना रचनात्मकता को देती है। पहले आप कितने घंटे काम करते हैं ये मायने रखता था, अब ये मायने रखता है कि आप उन घंटों में कितनी अनोखी वैल्यू बना पाते हैं। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। आप अपने आसपास देखिए, कंटेंट क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स, छोटे बिजनेस मालिक। हाँ, हर जगह है। ये सब मिलकर एक नई अर्थव्यवस्था बना रहे हैं जिसे बड़ी कंपनियां कंट्रोल नहीं कर रही हैं। ये जमीनी स्तर पर हो रहा एक वैश्विक आंदोलन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस नई दुनिया में, इस नई अर्थव्यवस्था में कोई सफल कैसे हो? अगर पुराने नियम काम नहीं कर रहे तो नए नियम क्या है? क्या प्रीस्ली इसका कोई रास्ता बताते हैं? हाँ, और यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। वो एक पूरा ढांचा देते हैं जिसे वो की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस या केपीआई कहते हैं। केपीआई। और यहाँ एक गलतफहमी दूर करना जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर मशहूर होना नहीं है। ये अपने क्षेत्र में एक ऐसा प्रभाव बनाने के बारे में है जिससे अवसर खुद आपके पास चलकर आए। ठीक है, तो ये की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस बना कैसे जाए? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी नींव है पहला स्तंभ, पिच। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई आपसे पूछे आप क्या करते हैं तो आपके पास एक इतना साफ, संक्षिप्त और मजबूत जवाब हो कि सामने वाला तुरंत इंट्रीग्ड हो जाए। ये सिर्फ आपके जॉब टाइटल के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप किसकी समस्या हल करते हैं और कैसे करते हैं। मुझे लगता है ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर बहुत जटिल जवाब देते हैं जो किसी को समझ नहीं आता। मैं एक सिनर्जी कंसल्टेंट हूँ, इसका क्या मतलब है? सही कहा। आपकी पिच एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ये कहने के बजाय कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, आप कह सकते हैं मैं 30 से 40 की उम्र के प्रोफेशनल्स को उनकी पहली प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करता हूं ताकि वो जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता पा सकें। वाह, देखिए कितना फर्क है। बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, मान लीजिए हमारी पिच तैयार है, अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है दूसरा स्तंभ, पब्लिश मतलब प्रकाशित करना। हाँ, आज के दौर में अगर आप सिर्फ अपने दिमाग में ज्ञान लेकर बैठे हैं तो दुनिया के लिए आप अस्तित्व में ही नहीं हैं। आपको अपने आइडियाज, अपनी विशेषज्ञता को दुनिया के साथ साझा करना होगा। जैसे कि ब्लॉग्स, वीडियोस, पॉडकास्ट्स। हाँ, या सोशल मीडिया पोस्ट्स या एक किताब के जरिए। पर इसमें बहुत से लोगों को डर लगता है। उन्हें लगता है कि वो अभी एक्सपर्ट नहीं है या लोग क्या कहेंगे। और प्रीस्ली कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। पब्लिश करने से आप रातों रात एक्सपर्ट नहीं बन जाते,
बल्कि पब्लिश करने की प्रक्रिया आपको एक्सपर्ट बनाती है। अच्छा। जब आप लगातार कंटेंट बनाते हैं तो आप ना सिर्फ दूसरों को सिखाते हैं बल्कि खुद भी ज्यादा सीखते हैं, और इससे भी जरूरी बात, आप लोगों का विश्वास जीतते हैं। लोग आपके काम करने के तरीके और आपकी सोच को समझने लगते हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, आपकी पिच क्लियर है, आप कंटेंट भी पब्लिश कर रहे हैं, लोग आपको जानने लगे हैं। लेकिन इससे बिजनेस कैसे चलेगा? सिर्फ लिखने या वीडियो बनाने से तो घर नहीं चलता। बहुत अच्छा सवाल। और यहीं पर प्रीस्टली का तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ काम आता है, प्रोडक्ट। वो कहते हैं कि आपके पास सिर्फ एक सर्विस या एक प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, आपके पास एक पूरा प्रोडक्ट इकोसिस्टम होना चाहिए। एक मिनट, प्रोडक्ट इकोसिस्टम? ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, आपकी इकोसिस्टम में हर तरह के ग्राहक के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। ओके। इसकी शुरुआत होती है आपके मुफ्त कंटेंट से, जैसे ब्लॉग या वीडियो। फिर आता है एक एंट्री लेवल कम कीमत वाला प्रोडक्ट, जैसे कोई ई बुक या वेबिनार। ये लोगों को आपसे कुछ खरीदने की पहली सीढ़ी देता है। इसके बाद आता है आपका मुख्य प्रोडक्ट या सर्विस, और सबसे ऊपर होता है प्रीमियम हाई टिकट ऑफरिंग, जो आपके सबसे समर्पित ग्राहकों के लिए हो। एग्जैक्टली। ये तो बहुत स्मार्ट है। मतलब आप किसी पर सीधे अपना सबसे महंगा प्रोडक्ट खरीदने का दबाव नहीं डाल रहे हैं, आप उन्हें एक सफर पर ले जा रहे हैं जहां वो अपने आराम और भरोसे के हिसाब से आपके साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये रिश्ते बनाने जैसा है। अब आता है चौथा स्तंभ, प्रोफाइल। आपकी ऑनलाइन मौजूदगी कैसी है? जब कोई आपका नाम गूगल करता है तो क्या दिखता है? क्या एक प्रोफेशनल वेबसाइट दिखती है? क्या आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आपकी विशेषज्ञता को दर्शाते हैं? हाँ, आज के दौर में आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल ही आपका नया बिजनेस कार्ड है। बिल्कुल। और प्रोफाइल का मतलब सिर्फ दिखना नहीं है, बल्कि विश्वसनीय दिखना है। प्रशंसा पत्र, केस स्टडीज, मीडिया में आपके बारे में छपी बातें। हाँ, ये सब आपकी प्रोफाइल को मजबूत बनाते हैं। सही। और आखिर में पांचवा स्तंभ है पार्टनरशिप। प्रीस्टली जोर देकर कहते हैं कि कोई भी उद्यमी अकेले सफल नहीं होता। आपको ऐसे लोगों और ब्रांड्स के साथ सहयोग करना होगा जिनकी ऑडियंस वही है जो आपकी है, लेकिन वो आपसे कुछ अलग करते हैं। इससे पहुंच बढ़ जाती है। सही पार्टनरशिप आपकी पहुंच को रातों रात 10 गुना बढ़ा सकती है। तो अगर मैं इन पांचों को एक साथ देखूं, पिच, पब्लिश, प्रोडक्ट, प्रोफाइल और पार्टनरशिप, तो ये एक तरह का चक्कर या साइकिल बन जाता है। एक चीज दूसरे को मजबूत करती है। आपने एकदम सही पकड़ा। ये एक पूरा सिस्टम है जो विश्वास और प्रभाव पैदा करता है, और अगर आप इसे सही से लागू करते हैं तो आप अपने उद्योग में एक की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाते हैं। प्रीस्टली किताब में एक और बात कहते हैं जो मुझे विरोधाभासी लेकिन बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, वो कहते हैं कि आज के दौर में बड़े होने में खतरा है। बड़ी कंपनियां धीमी और अनाड़ी होती जा रही हैं, जबकि छोटे बिजनेस ज्यादा तेज और फुर्तीले हैं। हम तो हमेशा सोचते थे कि बड़ा मतलब बेहतर। ये औद्योगिक युग की सोच थी। उस युग में स्केल ही सब कुछ था, लेकिन डिजिटल युग में गति और अनुकूलन क्षमता ज्यादा मायने रखती है। सोचिए, एक बड़ी कंपनी में एक छोटा सा फैसला लेने में कितनी मीटिंग्स और अप्रूवल लगते हैं। हाँ बिल्कुल। जबकि एक छोटा बिजनेस या एक सोलोप्रेन्योर रातों रात अपनी रणनीति बदल सकता है। हाँ, जब बाजार में कोई नया ट्रेंड आता है तो छोटी टीम तुरंत उस पर काम कर सकती है। इसी के लिए प्रीस्टली फॉर्मूला देते हैं, छोटा प्लस स्मार्ट प्लस वैश्विक बराबर सफल बिजनेस। छोटा, स्मार्ट और वैश्विक। छोटा का मतलब है फुर्तीला होना, स्मार्ट का मतलब है टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और सिस्टम का सही इस्तेमाल करना, ताकि आप कम लोगों के साथ ज्यादा काम कर सकें। हाँ, और वैश्विक का मतलब है ये समझना कि इंटरनेट की वजह से आपका बाजार अब सिर्फ आपका शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। ये विचार बहुत सशक्त करने वाला है। मतलब आपको शुरुआत करने के लिए एक बड़ी टीम या फैंसी ऑफिस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक स्मार्ट सोच और वैश्विक नजरिया ज्यादा जरूरी है। और हम इसके उदाहरण हर रोज देख रहे हैं। ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो मुट्ठी भर लोगों के साथ शुरू हुए और उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। तो ये सब सुनने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि उद्यमिता का असली मकसद सिर्फ एक अच्छा बिजनेस चलाना है, या इसके पीछे कोई और बड़ा लक्ष्य है? प्रीस्टली के अनुसार एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, और वो है असली संपत्ति का निर्माण करना। असली संपत्ति? वो साफ कहते हैं कि वेतन मतलब सैलरी से शायद ही कभी कोई अमीर बनता है। वेतन तो आपके समय की कीमत है। जिस दिन आप काम करना बंद कर देते हैं, वेतन भी बंद हो जाता है। ये एक पिंजरे की तरह है, भले ही सोने का हो। हाँ, आप अपना समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल।
असली वित्तीय स्वतंत्रता तब आती है जब आप समय बेचने की बजाय संपत्ति मतलब एसेट्स बनाते हैं। ऐसी संपत्ति जो आपके सो जाने के बाद भी आपके लिए काम करती रहे, आपके लिए पैसा कमाती रहे। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। बहुत बड़ा। तो आज के डिजिटल युग में एक उद्यमी किस तरह की संपत्ति बना सकता है? क्या ये सिर्फ स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट के बारे में है? नहीं, प्रीस्टली 3 आधुनिक संपत्तियों की बात करते हैं। पहली है डिजिटल संपत्ति। डिजिटल संपत्ति ये आपका कंटेंट है, जैसा कोई ऑनलाइन कोर्स, एक ई बुक, कोई सॉफ्टवेयर या आपकी ईमेल लिस्ट। सोचिए, आप एक ऑनलाइन कोर्स एक बार बनाते हैं लेकिन उसे हजारों बार बेच सकते हैं। सही है। ये आपके समय को पैसे से अलग करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ये बात मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सही लगती है। मैंने एक छोटा सा ई बुक लिखा था और आज भी सालों बाद उससे हर महीने थोड़ी बहुत कमाई होती है। ये सच में आपके लिए काम करने वाली संपत्ति बनाने जैसा है। बिल्कुल। दूसरी संपत्ति है व्यावसायिक संपत्ति। ओके। इसमें आपका ब्रांड आता है। एक मजबूत ब्रांड खुद में एक संपत्ति है। इसके अलावा आपके बिजनेस के सिस्टम और प्रक्रियाएं। क्या आपका बिजनेस आपके बिना चल सकता है? अगर हाँ, तो आपने एक संपत्ति बनाई है। अगर नहीं, तो आपके पास सिर्फ एक नौकरी है जिसे आप बिजनेस कहते हैं। ये लाइन बहुत चुभने वाली है पर सच है। ज्यादातर छोटे बिजनेस मालिक अपने ही बिजनेस में फंसे रहते हैं। सही कहा। और तीसरी है वित्तीय संपत्ति। ये पारंपरिक संपत्ति है, जैसे आपके निवेश, आपके बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी मतलब इक्विटी और आपकी बचत। स्मार्ट उद्यमी अपने बिजनेस से कमाए मुनाफे को वापस इन संपत्तियों में लगाते हैं ताकि पैसा पैसे को बनाए। तो सवाल ये है कि हम अपना समय बेच रहे हैं या संपत्ति बना रहे हैं? हाँ, और उद्यमी का पूरा ध्यान दूसरे विकल्प पर होता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। KPI बनो, संपत्ति बनाओ। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जिनके पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, पर वो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। वो हमेशा सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं। प्रीस्टली सोचने और करने के बीच के फर्क के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यही असली विभाजक रेखा है। दुनिया में आइडिया वाले लोगों की कमी नहीं है, कमी एक्शन लेने वालों की है। बिल्कुल। बहुत से लोग सही समय या परफेक्ट प्लान का इंतजार करते रह जाते हैं और वो समय कभी नहीं आता। प्रीस्टली के लिए गति, मोमेंटम ही सब कुछ है। मतलब छोटे छोटे कदम उठाते रहना, भले ही वो परफेक्ट ना हो। हाँ, सफलता को एक बड़ी घटना नहीं होती है। ये हर रोज लिए गए कई छोटे छोटे सही फैसलों और एक्शन का नतीजा होती है। इसी के लिए वो एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह देते हैं जिसे वो 30 डे चैलेंज कहते हैं। 30 डे चैलेंज, ये क्या है? उनका सुझाव है कि हर 30 दिन में कुछ नया बनाओ और लॉन्च करो। हर 30 दिन में? हाँ, चाहे वो एक छोटा सा नया प्रोडक्ट हो, एक नई कंटेंट सीरीज हो या किसी के साथ कोई नई पार्टनरशिप की शुरुआत हो। इससे परफेक्शन का दबाव हट जाता है। लक्ष्य सिर्फ 30 दिन के अंदर कुछ पूरा करके दुनिया के सामने रखने का होता है। ये तो कमाल का आइडिया है। इससे 2 चीजें होंगी। एक तो आप काम टालना बंद कर देंगे और दूसरा, आपको बाजार से तुरंत फीडबैक मिलेगा कि आपका आइडिया काम कर रहा है या नहीं। बिल्कुल। ये आपको सोचने वाले मोड से निकालकर करने वाले मोड में डाल देता है। एक्शन लेने से ही स्पष्टता आती है। जब आप कुछ करते हैं तभी आपको पता चलता है कि आगे क्या करना है। सिर्फ सोचने से रास्ते नहीं दिखते हैं। और यही मानसिकता एक सफल उद्यमी को बाकी लोगों से अलग करती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो डेनियल प्रीस्टली का संदेश बहुत साफ और शक्तिशाली है। यह आपका समय है, अब बहाने बनाने का वक्त खत्म हो चुका है। हाँ, और सबसे जरूरी, लगातार एक्शन लेते हैं। बिल्कुल। ये किताब वाकई सिर्फ एक बिजनेस किताब नहीं है। ये काम करने और दुनिया में अपनी जगह बनाने के एक नए तरीके का घोषणा पत्र जैसा लगता है। ये एक आंदोलन है, सोचने, काम करने और जीने का एक नया तरीका। ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ उपभोक्ता बनने के लिए नहीं बने हैं, हम निर्माता भी बन सकते हैं। और ये चर्चा एक अंतिम विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। क्या है वो? अगर प्रीस्टली की बातें सही हैं और कोई भी व्यक्ति एक लैपटॉप से वैश्विक प्रभाव बना सकता है, तो क्या भविष्य में नौकरी की पारंपरिक परिभाषा या अप्रासंगिक हो जाएगी? क्या हर पेशेवर, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो या कलाकार, आखिरकार एक उद्यमी की तरह ही सोचना होगा और अपना पर्सनल ब्रांड बनाना ही पड़ेगा, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए?